मेरा नाम शोभा है। मेरी शादी को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे और घर की जिम्मेदारी लिए हुए मुझे बस 2 ही दिन गुजरे थे। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे, बस मेरे जेठ थे जो मेरे पति से उम्र में काफी बड़े थे। मेरे पति बताते थे कि मेरा भाई उम्र में मुझसे 15 साल बड़ा है। मेरे जेठ मेरे पति के सगे भाई नहीं थे, सौतेले भाई थे। जब मेरे ससुर ने मेरे पति विक्रम की मां से शादी की थी, उस समय मेरे जेठ की उम्र 10 साल थी और फिर शादी के 5 साल बाद मेरी सास ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। मेरे जेठ की पत्नी नहीं थी। अपने पति से मुझे पता चला कि हमारी शादी के 2 साल पहले ही उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। आज उनकी उम्र 50 साल के लगभग थी। मेरे पति ने मुझे शादी की रात ही समझा दिया था कि मेरे भाई सिर्फ नाम के सौतेले हैं, वो मुझे सगे भाइयों की तरह प्यार करते हैं। मेरे भाई को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना, वरना वह गुस्से में पागल हो जाते हैं। मैं कुछ दिन से देख रही थी, जब भी मेरे पति को उनके बड़े भाई एक भी आवाज दे देते तो मेरे पति विक्रम की रंगत उठ जाती थी, परेशान हो जाते थे और वो फौरन से कमरे से निकलकर अपने बड़े भाई के पास चले जाता था। मेरे जेठ का घर में बड़ा ही रौब था, हर वक्त गुस्से में रहते थे और शादी के 1 हफ्ते में ही मैं उनका रौब अच्छे से पहचान गई थी। मेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया था और घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए दूसरा दिन था कि जब सुबह सुबह विक्रम ने मुझसे कहा कि आज हम समुद्र के किनारे जाएंगे और समुद्र की खूबसूरती एंजॉय करेंगे। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन उसी समय मेरे जेठ ने विक्रम को आवाज दिया था तो विक्रम फौरन से कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे अपने जेठ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कह रहे थे कि पूरा 1 हफ्ता शादी के हंगामे में गुजर गया है, तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है और आज फिर तुम छुट्टी करके बैठ गए। अभी के अभी फैक्ट्री जाओ, सारे मजदूरों के सर पर खड़े होकर काम करवाओ ताकि वह ठीक से काम करे। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि तुम कमरे में ही घुसकर बैठे रहो और अपनी पत्नी से भी कह दो कि किचन की जिम्मेदारी संभाले। यहाँ कोई दूसरी औरत नहीं है जो उसके नखरे उठाएगी। यह सुनकर मुझे गुस्सा आया था, क्योंकि शादी को 7 दिन हो पाए थे और मैंने घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी संभाल ली थी। लेकिन आज मैंने इसीलिए खाना नहीं बनाया था क्योंकि मैं विक्रम के साथ बाहर घूमने जाने वाली थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने जेठ के लिए भी बाहर से ही खाना पैक करा कर ले आऊंगी, जिस पर मेरे जेठ ने मेरे काम में खामियां निकालना शुरू कर दी थी। थोड़ी देर बाद विक्रम कमरे में आया तो मुझे प्यार से समझाने लगा कि भैया की बात का बुरा मत मानना, वो नेचर के सख्त हैं लेकिन उनका दिल बहुत ही अच्छा है। मैं इसी उलझन में रहती थी कि मेरे जेठ का मिजाज इतना खराब क्यों है, लेकिन आज तो उन्होंने जो शोर शराबा मचाया था, मैं और भी ज्यादा घबरा गई थी। विक्रम जब कमरे में आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। कहने लगा, शोभा माफी चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, काम पहले और मौज मस्ती बाद में, हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने कोई भी एतराज नहीं किया था। विक्रम तो अपने काम पर चला गया। मैं किचन में आकर उदासी से बर्तन धोने लगी। शादी के नए दिनों में भी मैंने खाना बनाया और घर के सारे काम मुझे करने पड़े। मेरे जेठ ने नौकरानी को भी भेज दिया था, ये कहते हुए कि अब बहू आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई भी कर ली थी और थक हार कर मैं अपने कमरे में आराम के लिए जाने लगी तो मेरे जेठ ने मुझे आवाज दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह साड़ी का पल्लू लिया हुआ था। साड़ी रेशमी थी, इसीलिए जब अपने जेठ के कमरे में गई मैंने पूछा, जेठ जी आपको क्या चाहिए? मेरी आवाज पर उन्होंने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब से अंदाज में अपने सूखे होठों पर जुबान फेरने लगे। कहने लगे, दूध दूध पीना है। यह सुनकर मुझे सबसे पहले अपनी साड़ी का पल्लू का ख्याल आया था, क्योंकि साड़ी का पल्लू रेशमी था और वो कंधे से थोड़ा सा सरक गया था। मैंने फौरन से अपना साड़ी का पल्लू ठीक किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने जेठ की ये हरकत बड़ी अजीब लगी थी। जेठ तो बड़े भाई के समान ही होता है और फिर मेरे जेठ की जो उम्र थी, उस उम्र में तो मेरे जेठ मेरे बड़े भाई समान थे और बड़े भाई तो बाप समान होते हैं। बाप कभी अपनी बेटियों को यूं अजीब सी नजरों से नहीं देखते। मैं फौरन किचन में आ गई। मेरा दिल धड़क रहा था, बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। फ्रिज खोलकर दूध का गिलास भरा और इस बार अच्छे से साड़ी को अपने आसपास लपेटकर अपने जेठ के कमरे में आ गई और साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले मैं कमरे से बाहर जाती, मेरे जेठ मुझसे कहने लगे, थोड़ी देर मेरे पास बैठकर मुझसे भी बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है और मैं पूरा दिन अकेला बेटा बोर हो जाता हूँ।
ये सुनकर मैं कुछ परेशान सी हो गई थी। जेठ अकेले ही रहते थे, इसीलिए उनके कमरे में कोई ज़्यादा खास सामान नहीं था। सिर्फ एक बेड था और एक अलमारी थी। बैठने के लिए अलग से कोई भी सोफ़ा या कुर्सी नहीं थी, इसीलिए मजबूरन मुझे बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वो मुझे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास मुंह को लगाया तो फौरन से पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध यह मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गरम गरम दूध पसंद है। यह कहते हुए फिर से उनकी नज़रें मेरे चेहरे से होती हुई मेरे पूरे शरीर पर घूम गई थी। न जाने क्या था उनकी नज़रों में कि मैं उलझन का शिकार होने लगी। मेरे हाथों में पसीना उतर आया था, यहाँ तक कि पूरा शरीर भी पसीने से भीगने लगा था। कहने लगे, जाओ ना, इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 2 दिन से मेरे जेठ बड़े ही गुस्से से बात कर रहे थे, लेकिन जब विक्रम घर में नहीं होते तो उनके बोलने का अंदाज बड़ा ही धीमा होता था। समझ नहीं आता था यह मेरे वही जेठ है जो 2 दिन से मेरे पति विक्रम को चिल्ला चिल्लाकर बात कर रहे थे और उन्हें डांट रहे थे। मैंने दूध को गर्म किया और गिलास में डालकर दोबारा जेठ के कमरे में आ गई। जैसे ही मैंने गिलास उनको देने के लिए आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट सा लगा था। मैंने फौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं बाहर जाने लगी तो बोले, अरे बाहर कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठो ना मेरे पास, मुझसे बातें करो। तन्हाई तो अब और भी ज्यादा सताने लगी है। यह कहकर उन्होंने एक ठंडी सी आह भरी थी। मुझे उनकी बातें अजीब सी लगी थी और एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था। मैं जल्दी से दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली थी कि मेरे जेठ बोले, शादी के दूसरे दिन जो तुमने हरे रंग की साड़ी पहनी थी तुम पर बहुत अच्छी लग रही थी, आज शाम को भी वही पहन लेना। जेठ के मुंह से यह बात सुनकर भी मुझे बहुत बुरा लगा था। अगर यह बात मुझसे विक्रम करता तो मुझे खुशी होती, ना कि मेरे जेठ को यह बात मुझसे करनी चाहिए थी। अब तो मेरे जेठ ने रोज ही यह तमाशा लगा लिया था। जब विक्रम ऑफिस चला जाता तो मेरे जेठ मुझे कमरे में बुला लेते, मुझे अजीब नजरों से देखते रहते और मुझे देखकर अपने होठों पर जीभ फेरने लगते। फिर कहते, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध दे दो। मैं दूध का गिलास देने जाती तो मेरा हाथ पकड़ लेते, कहते मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें कर सकती थी। एक दिन मैंने कह दिया कि अगर आप घर में बोर होते हैं तो ऑफिस क्यों नहीं जाते। कहने लगे, भाई अब विक्रम को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। जब मेरे माँ बाप चले गए थे तो विक्रम को सिर्फ 4 साल का मेरे सहारे छोड़ गए थे। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब तो मेरे आराम के दिन है, उसे ही काम कर लेने दो। लेकिन मेरा दिल घबराने लगा था। मैं सोच रही थी कि मुझे विक्रम से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती। वह तो अपने बड़े भाई को अपने बाप के समान मानता था, एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं सुन सकता था और भैया भैया कहकर उनके आगे पीछे घूमता रहता था। उनके सामने डर के मारे कांप जाता था। उस दिन मैं किचन में सारा काम कर रही थी। मेरे जेठ अचानक से किचन में आ गए और फिर जो कुछ मेरे साथ किया, मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में भाग गई। कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया। मैं इस तरह डर गई थी कि मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था। जब मैं किचन में काम कर रही थी और मेरे जेठ पीछे से आ गए, उन्होंने मेरी कमर पर हाथ फेर दिया। मैं डर कर पीछे हुई तो वो मेरे और भी करीब हुए और मेरे गालों पर हाथ फेरने लगे। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, पीछे हटे। कहने लगे, कितनी गर्मी है, तुम्हारे पूरे शरीर से पसीना बह रहा था, मैंने सोचा साफ कर दूं। मैं उन्हें धक्का देकर अपने कमरे में भाग आई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे जेठ मेरे साथ यह हरकत भी कर सकते हैं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी मैं विक्रम से बात जरूर करूंगी। उस दिन मैंने कोई भी काम नहीं किया, पूरा दिन कमरे में बंद रही। कई बार मेरे जेठ ने कमरे का दरवाजा खटखटाया था कि भूख लगी है, कुछ खाना दे दो, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला था। मेरी जगह कोई भी होता तो वह यही करती जो कुछ मैंने किया था। रात को मेरा दरवाजा जोर से खटखटाया गया था। विक्रम था। कहने लगा, शोभा दरवाजा खोलो, यह क्या बदतमीजी है, क्यों तुम सुबह से दरवाजा बंद किए कमरे में बैठी हो। विक्रम की आवाज सुनकर ही मैंने दरवाजा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, दोनों भाई मुझे गुस्से से घूर रहे थे। विक्रम कहने लगा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है, भैया सुबह से भूखे बैठे हुए हैं और तुम्हें उन्हें खाना तक नहीं दिया है। शुगर के मरीज है वह, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो उनका जिम्मेदार कौन होता। मैंने कहा कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती।
भलाई इसी में है कि उनके लिए आप कोई और इंतजाम कर ले। मेरा यह कहना था कि विक्रम गुस्से से भड़क उठा, कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है। पीछे से मेरे जेठ भी कहने लगे, देख रहे हो तुम विक्रम, अभी इस लड़की को हमारे घर में आए हुए 1 हफ्ते भी नहीं हुए और इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मुझे पहले ही पता था यह लड़कियां शादी बाद में करती है और अलग होने के सपने पहले ही आंखों में सजा लेती है। उनका यह कहना था कि विक्रम तो और भी गुस्से से आंख बबूला हो गया, कहने लगा, अगर आगे से कोई भी ऐसी हरकत की तो तलाक के पेपर पकड़ाकर तुम्हें इस घर से चलता कर दूंगा। यह सुनना था कि मेरा रंग उड़ गया था। मेरी पहले से एक बहन और थी और गरीबी में बड़ी मुश्किल से बाप ने दहेज जमा करके एक बेटी की शादी कर पाई थी। मेरी माँ भी विदाई के समय कह चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर मत आना, अपने पति और अपने जेठ की हर बात मानना, घर बसाने की कोशिश करना। तुम्हारा ससुराल कोई ज्यादा भरा पूरा नहीं है, ना सास है ना नंद है, तो तुम्हें अपनी ससुराल में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी एडजस्ट होने में। लेकिन मेरी माँ को क्या पता था कि मेरे जेठ ही सब पर भारी थे। मेरे जेठ जो चाहते थे मैं वह नहीं कर सकती थी। उनकी हरकतें और बेशर्मियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उस दिन विक्रम जितना गुस्से में था, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया था। मुझे विश्वास था कि वह मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा और मुझे ही गलत ठहरा दिया जाएगा। मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया और जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे जेठ कहने लगे, विक्रम इसको आखिरी बार समझा दो, अगर ये तब भी ना समझी तो मैं इसकी माँ से जाकर बात करूंगा। ये इसके बाप से कहूंगा कि संभाले अपनी बेटी को। यह कहकर वह गुस्से से चले गए। मैंने गुस्से से एक नज़र अपने जेठ पर डाली थी। विक्रम कहने लगे, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन से ससुराल का बोझ है जो तुमसे संभाला नहीं जाता? अरे मेरा एक ही तो भाई है, ना माँ बाप है ना कोई बहन है। ऐसी जिंदगी की तो लड़कियां सपने सजाती हैं जहाँ उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा, विक्रम अगर मेरे सास ससुर और मेरी ननंद होते तो आज इन मुश्किलों से ना गुजरती जिनसे अब गुजर रही हूँ। मेरी बात पर वह मुझे गुस्से से देखने लगा, कहने लगा, ऐसी कौन सी परेशानी पैदा कर दी मेरे भाई ने तुम्हारे सर पर? 2 वक्त की रोटी ही तो खिलानी पड़ती है, वह भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो मैं अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, ऑफिस से थका हारा आता हूँ और यह सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे घर में सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून पाने के लिए की है, ना कि यह तमाशा देखने के लिए। मैंने कहा, विक्रम ऐसा करो, अपने भाई की शादी करवा दो। मेरा यह कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ विक्रम ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? यह उम्र है उनकी कोई शादी करने की, वह 45 प्लस है। क्या मेरे भाई की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई है जो तुम्हें भारी लग रही है? मैंने कहा, विक्रम तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। विक्रम कहने लगा, यह समझने वाली बात है ही नहीं जो मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी बातों को समझूं। मेरे भाई की कोई उम्र है शादी करने की? शुगर और बीपी के मरीज है और तुम चाहती हो कि मैं इस उम्र में उनके लिए लड़की तलाश करूं और उनकी शादी करवाऊं। अब मैं उन्हें क्या बताती कि उसका भाई अपने ही छोटे भाई की पत्नी पर गलत नजर रखे हुए है। मैंने कहा, आप उनकी शादी करवा दे। शादी होने के बाद मैं आपके भाई और उनकी पत्नी दोनों की जिम्मेदारी संभाल लूंगी। मेरी बात पर विक्रम मुझे हैरत से देखने लगा, फिर कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। जब तुम्हें मेरे बड़े भाई की 2 रोटियां पकाई नहीं जाती तो तुम उनकी पत्नी को कैसे संभालोगी? देखो यह घर, कारोबार, ऑफिस सब मेरे भाई के नाम पर है। अगर कोई उनकी पत्नी बनकर आ गई तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी और हम दोनों को धक्के मारकर निकाल देगी। और तुम तो भाई के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हो। जब वह गुस्से में आ जाते हैं तो किसी की भी नहीं सुनते। मैं भी तो चुपचाप उनकी बात सुनता रहता हूँ। आज के बाद कभी भी भाई की दूसरी शादी का नाम मत लेना। यह कहकर विक्रम कमरे से चला गया। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि अब आगे क्या करना है। मैं अपने जेठ की इस तरह की और हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती है, अपना घर बसाने के लिए कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। अगर मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था और फिर तलाक का ठप्पा लेकर माँ बाप के घर बेटी होती तो मेरी छोटी बहन के भी रिश्ते ना आते। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने अपने आंसू साफ कर लिया था कि तभी मुझे विक्रम की आवाज आई। कहने लगा, शोभा बाहर आओ, जल्दी से खाना बनाकर दे दो,
भैया को बाहर का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर आकर खाना बनाए और कमरे में आ गई। उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया था, लेकिन विक्रम ने एक बार भी मुझे यह नहीं कहा कि तुम भी आकर खाना खा लो। मर्द कभी भी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। विक्रम की गिनती भी ऐसे ही मर्दों में होती थी। उस दिन के बाद मैंने अपने होठ सिल लिए थे। विक्रम जब ऑफिस चला जाता तो मेरे जेठ मुझे आवाज देने लगते। मैं बड़ी मजबूरी और बेबसी में उनके कमरे तक जाती थी। उस दिन भी यही हुआ। विक्रम के जाते ही उन्होंने मुझे आवाज दी तो मैं उनके कमरे में चली गई। मुझे देखकर वह अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगे। कहने लगे, क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे भाई के सर पर चढ़ जाएगा और तुम्हारी खातिर वह मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर देगा। अपनी सोच बदल लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने उसके पर अच्छी तरह काट रखे हैं। वह चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता और न ही तुम जा सकती हो। मैं इसीलिए तो किसी अमीर घराने की लड़की से अपने भाई की शादी नहीं की थी कि कहीं वह मेरे भाई को उड़ाकर ही ना ले जाए। इसीलिए तुम जैसी गरीब लड़की को लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं है कि वह तुम्हारा घर एक बार बसाने के बाद तुम्हें वापस अपने घर बिठा सके या तुम्हें कोई अलग घर दिला सके। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो तो वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। वैसे मुझसे दोस्ती करके तुम फायदे में ही रहोगी। अब भी विक्रम से ज्यादा जवानी है मेरे अंदर। उनकी बात सुनकर मैं गुस्से से लाल हो गई थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। एक नफरत भरी नजर से अपने जेठ को देखा था। कहने लगे, जाओ जाकर मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ। यह शब्द मेरे अंदर आग लगा देते थे। मेरा जी चाहता कि मैं अपनी जान ले लूं। यह जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब मैंने यह काम करना शुरू कर दिया था कि खाने पीने की चीजें अपने जेठ के कमरे में पहुंचाकर मैं फौरन कमरे से बाहर आ जाती थी। वो मुझे आवाज लगाते रह जाते, लेकिन मैं उनके पास नहीं बैठती थी और न ही बात करती थी। ज्यादातर समय मैं अब अपने कमरे में गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद हो गई थी। मेरे जेठ ने पति का भी लिहाज नहीं किया। रात को सब खाना खा रहे थे। मैंने अपने जेठ की फरमाइश पर उनके पसंद का खाना बनाया था। मेरे जेठ कहने लगे, आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत मजे का खाना बनाया है। विक्रम यह सुनकर मुस्कुराने लगा और मुझे प्यार भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन मुझे कोई भी खुशी महसूस नहीं हुई थी। फिर मेरे जेठ ने जेब से 10,000 रुपए निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिए। कहने लगे, यह तुम्हारा इनाम, इसे रख लो। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोला, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। मेरा मना करना था कि विक्रम मुझे घूरने लगा। कहने लगा, भैया इतनी खुशी से दे रहे हैं तो इनकार क्यों कर रही हो, रख लो, पैसे ही तो है, तुम्हारे काम आ जाएंगे। मैंने ना चाहते हुए वो पैसे ले लिए। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरे जेठ भी खड़े हो गए और मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले से भी लगा लिया और मेरे माथे को भी चूम लिया। और मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर बन गई थी। कहने लगे, मैं तुम्हारे बदले हुए व्यवहार पर बहुत खुश हूँ बहू, ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। यह कहकर वह तो अपने कमरे में चले गए थे और मैं फटी फटी आंखों से विक्रम को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। लेकिन मुझे यह सब कुछ बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा, यह तुम्हारे भाई का कौन सा तरीका था? भले ही वह मुझे अपनी बेटी समान समझते होंगे, लेकिन मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। और फिर कुछ रिश्तों का भी लिहाज कर लेते। मैं उनके छोटे भाई की पत्नी हूँ और वह मेरे जेठ हैं। उन्हें मुझसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। उनका क्या हक बनता था कि वह मुझे अपने गले लगाते। मेरी इस बात पर विक्रम एकदम गुस्से से भड़क उठा। कहने लगा, तुम बहुत ही छोटी और घटिया सोच वाली हो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया सोच रखती हो। मेरा भाई तुम्हें अपनी बेटी समान समझता है। क्या हो गया जो उन्होंने तुम्हें जरा सा गले लगा लिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर दिया? अजीब लड़की हो तुम। बजाय इसके भाई के दिल में जगह बनाओ, तुम हर बात पर एतराज करने बैठ जाती हो। विक्रम बहुत गुस्से में था, मगर धीरे शब्दों में बात कर रहा था। कहने लगा, शुक्र करो कि भैया ने यह बातें नहीं सुनी, वरना और भी मुसीबत आ जाती। मेरी तरफ उंगली उठाकर मुझे वार्निंग करने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ शोभा, अपना व्यवहार भैया से ठीक करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, विक्रम, मेरे बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर लाकर दे दो या फिर अपने भाई की शादी करवा दो। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई।
कुछ देर बाद ही बाहर डोरबेल बजी थी। फिर बाहर शोर की आवाज भी आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला विक्रम का दूसरा भाई था और वह अमेरिका में पढ़ने के लिए गया था और वापस आ चुका है, वह भी अपनी पत्नी के साथ। मेरे देवर ने वही शादी कर ली थी। मेरे जेठ उससे नाराज थे, इसीलिए उसे घर आने की अनुमति नहीं दी थी। उन दोनों पति पत्नी को देखकर सब हैरान थे। मेरे जेठ भी गुस्से में खड़े थे, कहने लगे, अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर इसे यहाँ वापस क्यों लाए हो, वहीं रहते। मेरा देवर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। फिर विक्रम ने भी कहा कि भैया जाने दो, जो होना था वह हो चुका है, राहुल को गले लगा ले और उसे माफ कर दे। खैर अब मेरी देवरानी आ चुकी थी। काफी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि अब मैं घर में अकेली नहीं होंगी। बातूनी टाइप की लड़की थी, जल्द ही मेरे साथ घुल मिल गई थी। राहुल ने विक्रम के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। अब मेरे जेठ का ध्यान मुझसे हटकर मेरी देवरानी की तरफ लग गया था। एक रात खाने के बीच कहने लगे, अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। सुधा भी खुशी खुशी सारे काम करने के लिए तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है, आपको जो भी चाहिए मुझसे मांगा करे। एक बार सुधा जब जेठ के कमरे से बाहर आई तो बड़ी डरी हुई थी, बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी वह किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में आकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ सुधा? तो कहने लगी, मुझे हमारे जेठ की आदतें बड़ी अजीब लगती है। अजीब नजरों से देखते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, जिन्हें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। फिर कहने लगी, मैं तो राहुल से बात करूंगी। राहुल कहते थे कि उनके भैया बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे तो यह किसी भी एंगल से अच्छे नहीं लगते। कभी अपने आप उठकर मेरे करीब आ जाते हैं, कभी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और कभी मुझे गले लगा लेते हैं। मुझे यह सब हरकतें अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा कि यह दोनों भाई कभी भी अपने भाई की बात नहीं टालेंगे। मैं भी इसी तकलीफ से गुजर चुकी थी, लेकिन विक्रम ने मेरी कभी नहीं सुनी। सुधा कहने लगी, लेकिन मैं तो राहुल से साफ कह दूंगी, अगर तुम्हारे भाई ने यही व्यवहार रखा तो मैं अलग घर में रहूंगी। मुझे इस घर में इस आदमी के साथ नहीं रहना। और फिर वही हुआ था जिसका डर था। राहुल ने भी एक हंगामा खड़ा कर दिया, जो अब से पहले विक्रम ने खड़ा किया था। राहुल कहने लगा कि मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ विदेश में रह रहा था, अब 4 दिन के लिए तुम मेरे घर आई हो तो तुम्हें भाई के साथ रहना गवारा नहीं है। तुम उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। यह क्या तमाशा शुरू कर दिया है? लेकिन सुधा अपनी बात पर डटी रही। कहने लगी, मुझे तलाक दे दो, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी। विक्रम जब कमरे में आया तो काफी चुपचाप सा था। मैंने कहा कि विक्रम, अब भी आप यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो परेशानी मुझे तुम्हारे बड़े भाई से थी वही सुधा को भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो तुम्हारे बड़े भाई गलत हैं। मैं आपसे सच कह रही हूँ, उन्हें एक पत्नी की जरूरत है। बेशक उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको चाहिए था कि अपनी भाभी के मरने के बाद कुछ समय बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वह हमें सच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद अब विक्रम की अकल में आई थी। एक बार उन्होंने अपने भाई से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वह नाराज हुए। कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूंगा, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? विक्रम ने कहा, एक विधवा औरत है, अगर आप सहारा दे देंगे तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। वह औरत भी उम्र में 40 साल के लगभग है और अपने भाइयों के सहारे बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही है। पहले तो मेरे जेठ ने नखरे दिखाए, लेकिन 2-4 दिन बाद खुद ही कहने लगे, ठीक है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ। और कुछ ही दिन में मेरे जेठ की शादी हो गई। लेकिन विक्रम और राहुल ने शादी से पहले एक शर्त रख दी थी कि भैया जितनी भी जायदाद है वह हम तीनों भाई आपस में बांट लेते हैं, जिससे कि कल को कोई दिक्कत ना हो। शादी के नाम से मेरे जेठ बहुत खुश थे, इसीलिए उन्होंने जायदाद बांटने में कोई ना नुक्कड़ नहीं की थी। तीनों की अपनी अपनी जायदाद अलग अलग हो चुकी थी और शादी के बाद विक्रम, राहुल और मैं सुधा एक अलग घर में रहने लगे थे और मेरे जेठ को पुराने घर में ही छोड़ दिया था। इस बात पर मेरे जेठ ने इतराज भी किया था, लेकिन विक्रम और राहुल को अपने भाई की असलियत पता चल गई थी और वह नहीं चाहते थे कि कल को कोई ऊंच नीच हो जाए। इज्जत अगर एक बार चली जाए तो फिर वापस नहीं आती, और जो आदमी नियत का खराब है वह कभी नहीं सुधरता। विक्रम मुझसे कहते थे, तुमने ठीक कहा, भाई को एक पत्नी की जरूरत थी। मेरी नई जेठानी मेरे जेठ का बहुत ख्याल रखती थी। कभी कभी हम उनसे मिलने जाते
तो अब हमारे जेठ की नज़रें भी शर्म से नहीं उठती थी। हमारे समाज में यह चीज़ आम हो गई है कि अगर बाप या भाई की उम्र ज़्यादा हो जाए तो सब लोग यही समझ लेते हैं कि इनकी तो शादी की उम्र निकल चुकी है, अभी ये इस उम्र में आकर शादी करके क्या करेंगे, बल्कि हमारी इज्जत की अर्थी निकल जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनकी इस गलती की सजा घर में आने वाली नई बहू को भुगतना पड़ता है, जैसे हम दोनों ने भुगता था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।